हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एयर पॉल्यूटेंट्स यानी वायु प्रदूषकों के बारे में पढ़ा था। हमने अलग अलग वायु प्रदूषकों के बारे में समझा था। हमने CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में देखा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्सर्जित होते हैं और किस तरीके से हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हमने आपका जो ताजमहल है उसकी केस स्टडी करी थी। हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो एसिड रेन है, एसिड रेन हमारा जो ताजमहल है उसको नुकसान पहुंचा रही है। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से एसिड रेन बनती है या फॉर्म होती है। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से एसिड रेन से ताजमहल का जो रंग है वो बदल रहा है, यानी पीला हो रहा है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो हमारा ताजमहल है वो एक क्या है, वो हमारी धरोहर है, यानी हमारा हेरिटेज है। तो इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे क्या किए, कुछ स्टेप्स जो है वो प्रपोज किए हैं। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव ताज, प्रपोज स्टेप टू प्रिजर्व ताज, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज टू बी क्लोज, यानी वो इंडस्ट्रीज, वो उद्योग जो कि जिसके कारण एसिड रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी अम्लीय वर्षा जिससे क्या हो रही है, बन रही है, उत्पन्न हो रही है, ऐसे इंडस्ट्रीज को, ऐसे उद्योगों को बंद करना। अ रबर डैम to be set up in the downstream of the Taj in Agra, एक जो आपका रबर डैम है उसको सेटअप करना, उसको लगाना कहाँ पे, ताज में, आगरा में। ऑल यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट टू स्टार्ट बाय दिसंबर तक यमुना के जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट है, यानी यमुना को साफ सफाई करने के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको स्टार्ट किया गया। पायलट बायो इथेनॉल फ्यूल प्रोजेक्ट इन आगरा फॉर व्हीकल्स, यानी आगरा में जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनके लिए पायलट बायो इथेनॉल फ्यूल प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, उसे स्टार्ट कराया। वन सिटी वन ऑपरेटर फॉर STPS इन आगरा, एक सिटी और एक ऑपरेटर का उन्होंने जो ये स्कीम है ये लाए। ग्रीन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर आगरा, यानी कि जो आपके ग्रीन मास ट्रांसपोर्ट है, यानी जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका सिस्टम लाए वो आगरा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट लाया ताकि ताज को प्रिजर्व किया जा सके। इनमें से कुछ आपके जो हैं वो है, इट हैज ऑल्सो ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स like CNG यानी compressed natural gas and LPG liquefied petroleum gas। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने का आदेश दिया गया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा कि LPG और CNG का यूज किया जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपके LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये एक क्लीन फ्यूल है, यानी इससे जो हानिकारक गैसें हैं वो उत्पन्न नहीं होती। इसी तरीके से LPG है और आपका CNG है। CNG जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका भी यूज किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये क्या है, क्लीन फ्यूल है। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं जो आपका LPG होता है
वो हम सिलेंडर्स में यूज करते हैं, जो आपकी कुकिंग गैस होती है। ये एक क्लीन फ्यूल है, यानी इनमें इससे किसी भी तरीके की हार्मफुल गैसेस, जो हार्मफुल यानी हानिकारक गैस है, वो उत्पन्न नहीं होती है। उसी तरीके से अगर हम सीएनजी की बात करें, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें, तो इसका प्रयोग गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। और किसकी जगह किया जाता है? पेट्रोल डीजल की जगह। और ये एक क्या है? क्लीन फ्यूल है, यानी ये पॉल्यूशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि जब ये बर्न होगा या इसका कंबशन होगा तो ये हानिकारक गैसें जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। मोरओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। यानी कि जो ताज के एरिया है या ताज के जो आसपास वाला एरिया है, वहां पे सिर्फ वही व्हीकल, वही गाड़ियां चलेंगी जिसमें हम अनलेडेड पेट्रोल यानी सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करेंगे। क्योंकि जो सीसा रहित पेट्रोल होता है उससे जो हानिकारक गैस है वो नहीं निकलती है या कम मात्रा में निकलती है। अगर हम लेडेड पेट्रोल यानी जो ऐसा पेट्रोल यूज करते हैं जिसमें सीसा होता है यानी लेड होता है, इससे क्या होता है? हार्मफुल गैसेस निकलती है, जिससे एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, यानी हमारा जो वायुमंडल है उसको वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमने केस स्टडी करी एयर पोल्यूशन के ऊपर। हमने ताजमहल के बारे में समझा, ताजमहल क्यों उसका कलर चेंज हो रहा है ये देखा, और किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके जो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो डैमेज हो रहा है ताजमहल में, उसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या कदम लिए, ये हमने देखे। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसकी? ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली आपने नर्सरी देखी होगी। तो नर्सरी में क्या होता है आप जानते हैं, वहां हम पौधों को उगाते हैं, ठीक है, पौधे उगाते हैं हम। तो बेसिकली कैसे उगाते हैं? इस तरीके से जो आपकी नर्सरी होती है उसके अंदर क्या पौधे उगाए जाते हैं, और इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि जो सन की रेज है, ठीक है, सन की रेज है यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं जो कि आपकी नर्सरी के अंदर आएंगी, ठीक है। और आप जानते हैं जो सूर्य है वो हीट और लाइट यानी ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है? एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। तो जब ये जो आपकी सन की रेज है वो जब नर्सरी पे पड़ेंगी या नर्सरी के अंदर जाएंगी तो क्या होगा? जो आपका ये नर्सरी है वो क्या करेगा? सन रेज से जो हीट आ रही यानी जो ऊष्मा क्या आ रही है? ऊष्मा आ रही है, यानी जो हीट आ रही, जिसे हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। उसको क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है, यानी उसको वापस या इस नर्सरी से बाहर नहीं जाने देता, जिस कारण जो आपका नर्सरी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, नर्सरी का तापमान बढ़ जाता है, नर्सरी का तापमान बढ़ जाता है। यानी जो हीट है वो क्या होता है? जो नर्सरी है वो हीट को बाहर जाने नहीं देती, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती, हीट को ट्रैप कर देती, जिस कारण नर्सरी के अंदर तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी तापमान बढ़ जाता है तो जो पौधे हम इस नर्सरी में उगा रहे हैं उनको एक आइडियल टेम्परेचर जो उनकी ज़रूरत है वो उनको मिल पाता है, क्योंकि अब क्या हुआ है? जो नर्सरी है, ठीक है, जो नर्सरी के अंदर जो इसके अंदर है वहां पे जो टेम्परेचर है नर्सरी के अंदर, टेम्परेचर यानी तापमान गर्म है बाहर से, तो जिस कारण पौधे यहाँ उग पाते हैं और प्रॉपरली वो क्या होते हैं? ग्रो कर पाते हैं। तो ये जो होता है ये क्या है? एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है जो कि हम नर्सरी में देख, यानी अ ग्रीन हाउस ट्रैप्स द सन्स एनर्जी इनसाइड एंड कीप्स द प्लांट वार्म।
यानी जो ग्रीन हाउस होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसको अंदर क्या करता है, ट्रैप कर देता है, जिस कारण जो आपके पौधे होते हैं वो गर्म रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पौधों को एक आइडियल टेम्परेचर, यानी जितना उसको टेम्परेचर, जैसा उसको एनवायरनमेंट चाहिए उनको मिल पाता है और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, यानी बढ़ पाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल है, यानी एटमॉस्फेयर है। क्या है, वायुमंडल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखा है, यानी ये क्या है, वायुमंडल है। ये क्या है आपका, वायुमंडल है। ठीक है, ये आपका क्या है, वायुमंडल है। अब जो सूर्य की किरणें हैं, यानी सनलाइट है या सन रेज है, वो क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है, यानी गमन कर रही है, और पृथ्वी पे आती है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसको पास करके, यानी एटमॉस्फेयर से पास होते हुए ये पृथ्वी तक आती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जब वो पृथ्वी पे आती है तो दो प्रोसेस होती है। एक होता है कि जो आपकी सन रेज है, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, उनसे जो एनर्जी आ रही है, या जो भी रेडिएशन, जो भी तरंगे सूर्य से आ रही हैं, वो पहली अवशोषित हो जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। यानी कुछ जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी अवशोषित हो जाती है, और कुछ कैसी हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो कुछ रेडिएशन क्या होती है, इस तरीके से पृथ्वी पे आती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी पृथ्वी उसे, या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। तो जब वो एनवायरनमेंट से वापस जा रही होती हैं तो कई बार वो क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, वो उसे ट्रैप कर देता है, यानी रोक देता है। और क्या होता है, वो उसे रोक देता है। और रोकता क्यों है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नाम की गैस होती है, जो आपने अपने बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, और वो क्या करती है, जो रेडिएशंस होती है, जो या फिर जो हीट हमारी सन से आ रही है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, उसे क्या कर देती है, ट्रैप कर देती है या रोक देती है, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म रहता है, और जो पृथ्वी यानी जो आपकी अर्थ है उसका तापमान गर्म होता है। इसी कारण जो है पृथ्वी पे लाइफ है, या फिर हम कह सकते हैं जो जीवन है वो है। लेकिन क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, या फिर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है यानी जीने का तरीका बढ़ा है, उससे क्या हुआ है, आप जानते हैं कि आजकल क्या हो गए, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो गाड़ियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और धुएं से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैसें निकलती है या उत्सर्जित होती है। तो जब इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गाड़ियों से निकलती है, फिर जो फैक्ट्रीज है उनसे धुआं निकलता है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीजें बन रही हैं, तो वहां से भी धुआं निकलता है, और धुएं से भी क्या निकलती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैसें। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी हमारा वायुमंडल है, इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, यानी कि क्या हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं घरों को बनाने के लिए,
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सबको क्या चाहिए, घर चाहिए। तो घरों को बनाने के लिए क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं। तो जब पेड़ कट रहे हैं तो क्या होता है, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना फूड बनाते हैं या खाना बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं या खाना बनाते हैं। तो यानी उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और जब पेड़ कट रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पेड़ कट रहे हैं यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो उनका यूज करता, यानी जो पेड़ पौधे उनका यूज करते हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, जिस कारण भी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में वो बढ़ती चली जा रही है। तो इससे हो क्या रहा है, क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऐसी गैस है जो हीट को ट्रैप करती है, यानी ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देती, जिस कारण धीरे धीरे करके पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसको हम, इस फिनोमेना को या इस परिघटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी वार्म रहती है, गर्म रहती है। लेकिन जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो ये गैसें हैं, इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर और इसके ज्यादा उत्सर्जन से टेम्परेचर या तापमान पृथ्वी का और ज्यादा बढ़ रहा है। Some sunlight that hits the earth is reflected and some becomes heat। यानी कुछ जो लाइट है, कुछ जो आपकी सनलाइट है, प्रकाश की जो आपके सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी परावर्तित हो जाता है, और कुछ क्या बन जाता है, हीट यानी ऊष्मा बन जाता है। CO2 and other gases in the atmosphere trap heat keeping the earth warm। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस है, जैसे आपकी मीथेन हो गई, वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प हो गए, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, हीट यानी ऊष्मा को ट्रैप कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं, यानी ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देते, हीट को वहीं रहने देते हैं। कीपिंग द अर्थ वार्म, जिस कारण पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। The greenhouse effect is a process that occurs when energy from sun goes through its atmosphere and heats the planet's surface. But greenhouse gases in the atmosphere prevent some of the heat from returning directly to space, resulting in a warmer planet. Greenhouse प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब सूर्य की ऊर्जा उसके वातावरण से गुजरती है और ग्रह की सतह को गर्म करती है। लेकिन वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें कुछ गर्मी को सीधे अंतरिक्ष से लौटने से रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्रह बनता है। यानी जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य की किरणें क्या होती है, पृथ्वी तक आती हैं, तो जो हमारा जो वातावरण है या जो भी प्लेनेट है उसका जो वातावरण है वो उस जो रेज आती है, रेडिएशन तरंगे आती हैं, कुछ को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है यानी परावर्तित कर देता है, और कुछ को बाहर जाने से रोक देता है। तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है जिनकी वजह से ये फिनोमेना होता है, इस कारण क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ जाता है और जो हमारा ग्रह है वो एक गर्म ग्रह बन जाता है। CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसे विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जैसे कि जो आपकी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या करती है, वायुमंडल में
क्या करती है, जो आपकी हीट आ रही है सन से, जो हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है सूर्य से, उसको क्या करती है, वायुमंडल में जाने नहीं देती या वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती, जिस कारण हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर या फिर तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, जिसे हम विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जो हमारे ये जो कुछ जो हमारी क्या है, जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेस हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारी किस किस से उत्पन्न होती है, डिफॉरेस्टेशन से, यानी जो आपके जंगल हैं उनको काट के, या फिर जो जंगल या फिर जहाँ भी क्या होता है आग लग जाती है, उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती है। जो हम CFC का जो यूज होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि CFC हम AC में और आपके जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होते हैं उनमें यूज किया जाता था। तो जो ये CFCs होते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, इनसे भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ऑयल और पेट्रोल के जो इंजन वाली गाड़ियां होती हैं उनसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है, जो कि आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसी तरीके से जो आपकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी जीवाश्म ईंधन है, उनके बर्न होने में या उनके जलने में, उनके कंबशन या दहन होने से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है, जिससे क्या होता है, आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है या फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है या विश्व उष्णन की वृद्धि करती है। तो बेसिकली जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सिर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी है। ये CO2 की तरह ही क्या करती है, पृथ्वी यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो तापमान है, उसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देती है। यानी क्या करती है, ये भी हीट को ट्रैप करती है, यानी जो ऊष्मा पृथ्वी की तरफ आ रही है सूर्य से, उसको ट्रैप करती है, या आप कह सकते हैं पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute towards this effect. Like CO2, they are also called greenhouse gas. Methane, nitrous oxide तथा जल वाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति इन्हें भी पौधधर गैस या जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कुछ उसके एग्जाम्पल्स ये है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी पौधधर गैसेस जिन्हें हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कॉज और इफेक्ट की, यानी वो कौन से कारण हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और उसके इफेक्ट यानी उसके प्रभाव क्या क्या है। पहले हम कॉजेस की बात करते हैं। तो पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो औद्योगिकरण है, धीरे धीरे औद्योगिकरण होता जा रहा है, जिस कारण ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही है या सेटअप हो रही है, जिनसे आप जानते हैं धुआं निकलता है और जो कि हमारा जो है हार्मफुल गैसेस, जो हानिकारक गैसें हैं उनको उत्सर्जित करती है, जिस कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना। एनर्जी यूज, जो हम एनर्जीज यूज करते हैं, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का हम यूज करते हैं, जब उनका दहन होता है उनसे भी हानिकारक गैसें निकलती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि हम क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, धान की खेती होती, उसके बाद क्या होता है आपकी, जब धान को हम थ्रेशर में डाल के धान अलग हो जाती है तो आपकी पराली बच जाती है। तो पराली या फिर जो भी एक्स्ट्रा यानी जो उसमें एक्स्ट्रा
चीजें बच जाती हैं उसको जलाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है और हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरीके से जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यानी कृषि में जो हम जैसे ट्रैक्टर का यूज करते हैं, थ्रेशर्स का यूज करते हैं और आपके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं, तो जिनमें हम डीजल का उपयोग करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हार्मफुल गैसेस यानी जो हानिकारक गैसें हैं जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसें उत्सर्जित होती हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जो पेड़ों का कटना है, पेड़ों का जलना है, जैसे कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, इस कारण भी क्या होता है, प्रदूषण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है। या फिर जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सबको घर चाहिए, सबको क्या चाहिए, जगह चाहिए, तो इससे पेड़ कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। तो पेड़ जब कट रहे हैं और पेड़ ऐसा सोर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है यानी उसका प्रयोग करता है फोटोसिंथेसिस में, तो जब पौधे कम हो जाएंगे या पेड़ कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, वो उसका जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी वायुमंडल में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, आपकी लाइफ स्टॉक यानी जो पशुपालन है या और बहुत सारी जैसे एक्टिविटीज हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, वाहनों का जो हम उपयोग करते हैं उसके कारण उसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जैसे कि खनन होता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, चीजों को निकालते हैं जो हमें रिसोर्सेस चाहिए। इसमें भी क्या होता है, आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती है इस प्रोसेस में, या हम कह सकते हैं जो आपकी हानिकारक गैस है वो उत्सर्जित होती है, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। पोल्यूशन, जैसे कि जो आपकी एयर पोल्यूशन है, तो आप जानते हैं पोल्यूशन, हमने पूरा एयर पोल्यूशन समझा है किस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन भी एक ऐसा रीजन है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला है आपका राइजिंग टेम्परेचर यानी तापमान का बढ़ना, राइजिंग सी लेवल यानी जो आपके सागर है या समुद्र है उनमें जो पानी है, पानी का लेवल बढ़ना, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न यानी जो आपके मौसम है, मौसम में जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल यानी नॉर्मल नहीं होते। एकदम से बारिश हो जाती है तो कभी एकदम से धूप हो जाती है, या फिर सर्दियों में आपको उतना ठंडा नहीं लग रहा है, या बारिश के टाइम पे या बरसात के मौसम में आपकी उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स जो होते हैं, वेदर के पैटर्न यानी जो मौसम का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आते हैं। इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यानी बहुत सारे मौसम में जो है जो मौसम के जैसे है जो इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में पूरा चेंजेस आ रहे हैं, यानी गर्मी और सर्दी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, जो गर्मियों में और सर्दियों में उसमें बदलाव आ रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन यानी जो ज़मीन है उसमें उसकी जो उर्वरकता है या जो आप कहते हैं उसका क्या है, यानी उसका जो उत्पादन जो है वो कम होता जा रहा है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ है या एनिमल्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है यानी जीव जंतु हैं जो कि क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है
विश्व उष्णन है, उसके हमने कॉजेस और इफेक्ट्स देखे। अब हम चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. बहुत से देशों ने पौधघर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। The Kyoto Protocol is one such agreement. संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में के अंतर्गत कयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व उष्णन है, ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का टॉपिक है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, जिसकी वजह से जो हमारी क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एग्रीमेंट उन्होंने क्या किया है, निकाला है, जिसे सारे ही देशों ने क्या किया है, साइन किया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका जो है, जो आपकी हार्मफुल गैसेस हैं या जो भी आपका फ्यूल का यूज हो रहा है, जो भी ईंधनों का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, जिनके कारण जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उनका उत्सर्जन हो रहा है, तो उनको कम करने के लिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस कम उत्सर्जित हो, ये एग्रीमेंट लाया गया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो ये घटना आजकल हो रही है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको रोका जा सके और इसको कम किया जा सके। तो इसका एक एग्जाम्पल है गंगोत्री ग्लेशियर का पिघलना। जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है। The equivalent black carbon from agricultural burning and forest fire may influence melting of गंगोत्री ग्लेशियर। यानी जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसका जो मेल्टिंग है बेसिकली वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो एक EBC इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन है जो कि किसकी वजह से उत्पन्न होता है, आपकी एग्रीकल्चरल बर्निंग, यानी जो हम कृषि में जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेजिड्यू होता है यानी जो बचा कुचा हम जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जो फॉरेस्ट फायर होता है यानी जंगल में जो आग लगती है, उनके कारण क्या हो रहा है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है यानी पिघल रहा है, यानी वो गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन अ स्टडी साइंटिस्ट कंडक्ट एट Chirbasa station near Gangotri Glacier for the year 2016 found that EBC concentration in this region changed from 0.01 microgram to 3 microgram in winter to 4.62 microgram 3 during summer। यानी जब स्टडी की गई, ठीक है, स्टडी की गई, रिसर्च की गई और साइंटिस्ट ने स्टडी की चिरबासा स्टेशन में जो कि गंगोत्री के पास है। 2016 में ये स्टडी की गई, ये देखा गया कि जो EBC कंसंट्रेशन है यानी EBC की जो मात्रा है वो बदली है। कितना बदली है, 0.01 माइक्रोग्राम से 3 माइक्रोग्राम सर्दियों में यानी विंटर में, और समर में 4.62 माइक्रोग्राम से 3। For the first time, team of scientists from WIHG carried and measurements on ambient EBC mass concentration at high altitude site चिरबासा नियर गंगोत्री ग्लेशियर। यानी जो चिरबासा है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ पे पहली बार साइंटिस्ट की टीम ने इस ऑब्जर्वेशन को देखा और ये देखा कि ये जो आपका EBC है, ठीक है, ये आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर यानी ग्लेशियर्स के पिघलने में। और आप जानते हैं कि जो आपकी ये एग्रीकल्चरल बर्निंग है जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और जो आपकी ये फॉरेस्ट फायर है यानी जंगलों में आग लगना, तो इससे क्या होता है, आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती है। उनमें से एक आपका क्या है, ये इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन है,
और ये क्या कर रहा है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस कारण आपकी जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी तक एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में समझा कि किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल को इफेक्ट कर रहा है यानी प्रभावित कर रहा है। इसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका डीटीसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो आपके पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स है उनकी जगह, जो आपके पेट्रोल डीजल के वाहन हैं उनकी जगह सीएनजी, ठीक है, जो आपके सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं उनका यूज किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए। और पेट्रोल की जगह अनलेडेड पेट्रोल यानी जो आपका क्या होता है, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड नहीं होता, शीशा नहीं होता, या शीशा रहित पेट्रोल का यूज किया जाए। A decision was taken to switch fuels like CNG and unleaded petrol. वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। तो बेसिकली जो आपकी सीएनजी होती है और अनलेडेड पेट्रोल होता है या शीशा रहित पेट्रोल होता है, ये कैसे होती है, क्लीन फ्यूल होते हैं यानी साफ ईंधन होते हैं। और जब इनका कंबशन होता है यानी दहन होता है या जब ये बर्न होते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस जैसे कि आपकी हानिकारक गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पोल्यूशन कम होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट की एक स्कीम थी दिवाली के समय से नो टू क्रैकर्स। तो ये भी आपका एयर पोल्यूशन कम करने के लिए या फिर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चलाएगी। बेसिकली ये इसलिए चलाया गया क्योंकि हम ये जानते हैं कि दिवाली के समय बहुत ज़्यादा पटाखे या क्रैकर्स जो हैं वो बर्न होते हैं, उन्हें जलाया जाता है। और जो आपके पटाखे होते हैं ये आपके एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी इनके कारण वायु प्रदूषण होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो प्रदूषण की मात्रा है दिवाली के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्रैकर्स या फिर पटाखों का यूज़ किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है। तो इस कारण गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई से नो टू क्रैकर, ताकि कम से कम पटाखे जले और जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, जो हमने हार्मफुल गैसेस पढ़ी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये जो गैसें हैं इनका उत्सर्जन कम हो सके, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार एवं अन्य जो एजेंसियां हैं वो विभिन्न यानी अलग अलग जगहों पे एयर की जो आपकी क्या है क्वालिटी है यानी वायु की गुणवत्ता है उसको समय समय पर मॉनिटर करती रहती है, यानी ऑब्जर्वेशन करती रहती है कि एयर की क्वालिटी कैसी है। और जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यानी जीवाश्म ईंधन होते हैं, हम ये जानते हैं उनके दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल या हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, या फिर आप कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है जो कि एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। तो उनकी जगह दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज किया जाए या दूसरे वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई। तो इनका उपयोग करके हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, ताकि हम
जीवाश्म ईंधन या जैसे आपके जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जगह इनका उपयोग करें, क्योंकि इनसे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं होता है और एयर पोल्यूशन नहीं होता। तो बच्चों, आज हमने एयर पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से देखा। हमने बेसिकली ताजमहल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने उसके जो आपके सुप्रीम कोर्ट के स्टेप्स है उनको देखा कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझा। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।